जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरे भाई, आज इस वीडियो में आर्टिकल 1 से 395 तक के पूरे आर्टिकल को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। हम संविधान के आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 को पूरे कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो 100 एमसीक्यू के माध्यम से होंगे। लेकिन ये 100 नहीं, 400 क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, और चारों ऑप्शन को मैं डिफाइन करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन से 4 से 5 बनेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन से 400 से 500 के अप्रोक्स आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि ये वीडियो आर्टिकल 1 से 395 तक के पूरे आर्टिकल को कंप्लीट खत्म करने वाले हैं इस वीडियो में, इस 100 क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है मेरे दोस्त? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में संविधान से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं, अभी जो मैं करा रहा हूँ, ये अगर आप कर लेते हैं, पूरे आर्टिकल 101 से जो मैं 395 तक के करा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन को माध्यम से जो करा रहा हूँ, अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके आर्टिकल से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि इस बार सबकी नैया पार। ठीक है? तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, या संघीय गणराज्य, या राज्यों का समूह, या संघ राज्यों का समूह, सॉरी, संघ राज्यों का संघ। तो आप आर्टिकल में पढ़े होंगे, जो आर्टिकल 1 में ही बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। हमारा इंडिया, भारत, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है? तो किस रूप से वर्णित होता है? राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन यही अगर बात करें अमेरिका की, तो वो है राज्यों का समूह, फेडरेशन। ठीक है? लेकिन हमारे भारत का जो है वो राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का समूह है। ठीक है? तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद वन संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद वन संबंधित है। वन जो संबंधित है मैंने अभी बताया। राज्यों का संघ, क्षेत्र, संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है? लेकिन नागरिकता की अगर बात करें, तो नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? नागरिकता जो दी गई है आपके आर्टिकल भाग 1 में, सॉरी, भाग 1 में दी गई। भाग 2 में इसकी चर्चा है। भाग 1 में है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र चर्चा है, जो आर्टिकल 1 से 4 है। लेकिन नागरिकता जो है भाग 2 में की गई है इसकी चर्चा, जो आर्टिकल 5 से 11 तक में व्याख्या की गई है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा है। ठीक है? संसद, संसद की चर्चा जो की गई है, वो की गई है आपके भाग 5 में। जो आर्टिकल है ये भाग 5 में की गई है। ठीक है? संसद की चर्चा भाग 5 में की गई है, और आर्टिकल बोले तो 79 में संसद की चर्चा है, जिनमें बताया गया कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा
और राष्ट्रपति, लेकिन सदन बोले तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। आगे पढ़ेंगे हम लोग और भी क्वेश्चन में जानेंगे। संसद, सॉरी राष्ट्रपति को बता दिया। राष्ट्रपति भी भाग 5 ही में है। संसद जो है, संसद भी भाग 5 में ही है, यानी कि दोनों के 5 भाग में ही चर्चा है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की चर्चा जो है वो है आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति की जो चर्चा है वो है आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपने सब लोग समझ लिया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो संबंधित है संघ का राज्य और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। ठीक है, जो आर्टिकल और नागरिकता है भाग 2 में, जो आर्टिकल 5 से 11 तक के चर्चा है। संसद है भाग 5 में चर्चा है, जो आर्टिकल 79 में है, और राष्ट्रपति 52 में है आर्टिकल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल है, राज्य क्षेत्र में कौन कौन से शामिल है। तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अधिगृहित क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो राज्य क्षेत्र में जो शामिल है वो तीनों शामिल है, यानी कि उपयुक्त सभी। इसके डी आंसर हो गए उपयुक्त सभी। राज्य क्षेत्र में राज्य भी आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, अधिगृहित क्षेत्र भी आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। ये नए राज्य का गठन की बात की गई है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए राज्य का गठन का बात कर रहा है, जबकि ये गठन की बात कर रहा है। लेकिन सारे बच्चे इसमें आर्टिकल, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर तो होगा इसका आर्टिकल 3। ठीक है, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे आर्टिकल 2 मारेंगे, आर्टिकल 2 जवाब देंगे। ये बात कर रहा है गठन का, नए राज्य के गठन का प्रावधान पूछ रहा है किस अनुच्छेद में है। और आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की चर्चा है। तो आर्टिकल 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की चर्चा है, लेकिन बच्चे ये पूछ रहा है कि नए राज्य का गठन की बात कर रहा है। गठन यानी कि जो भारत के अंदर है उसे टूटकर अलग उसके नया बनाना। जैसे महाराष्ट्र से अभी हटकर छत्तीसगढ़ शायद हुआ है, वो अलग राज्य का गठन हुआ है। यानी कि भारत के अंदर जो राज्य है उसको टूटकर अलग बनाना, एक और राज्य बनाना, वो हो गई गठन की बात। लेकिन आर्टिकल 2 में चर्चा है कि भारत के बाहर किसी राज्य है वो उसके प्रवेश या स्थापना की चर्चा की गई है राष्ट्रीय ये आर्टिकल 2 में। लेकिन बच्चे गलत करते हैं यहीं पर कि ये क्वेश्चन में कि नए राज्य का गठन यानी आर्टिकल 2 की बात करते हैं। नहीं, आर्टिकल 2 की यानी भारत के बाहर के राज्य की बात करते हैं। लेकिन गठन की चर्चा है तो आर्टिकल 3 होगी, जो भारत के अंदर की बात की, अंदर के राज्य की चर्चा करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में क्या चर्चा है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, यानी कि भारत के बाहर किसी नए राज्य का प्रवेश, भारत के बाहर वाले किसी भी देश या कोई राज्य का टुकड़ा जो मिलना चाहे तो आर्टिकल 2 द्वारा वो अनुमति दी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या चर्चा है? आर्टिकल में 4 में चर्चा है यही कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा बनाई गई जो भी विधियां होंगी उसे संविधान संशोधन द्वारा पारित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे एक साधारण बहुमत द्वारा भी उसे साधारण बहुमत द्वारा ही पारित किया जाएगा। इसके लिए कोई खास संविधान यानी कि संशोधन करने की जरूरत नहीं है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को पारित करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 4 में यही चर्चा है। मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया है, बहुत लगभग 2-3 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए लगभग। उसमें मैंने बताया है मात्र 30 सेकंड में याद करने के ट्रिक। यूएनए से मैंने बताया होगा, UN, यस ए, UN
यस है, मैंने बताया है उसमें। आप लोग देखना ज़रूर उस वीडियो को। यू यानी कि आर्टिकल 1 की बात कर रहा है, एन आर्टिकल 2 की बात करता है, एस आर्टिकल 3 की बात करता है और ए आर्टिकल 4 की बात करता है। यू यानी कि यूनियन, यूनियन यानी कि संघ, राज्यों के संघ की बात करता है। एन यानी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। यस यानी कि राज्य का शेप यानी आकार आकृति में परिवर्तन। और ए अमेंडमेंट यानी अमेंडमेंट, इसको मैं ऐसे दिया हूं कि अमेंडमेंट करने की कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है आर्टिकल 4 में। ठीक है, तो यूएनए से आपको मैं ट्रिक बता चुका हूं इस वीडियो में, अब जरूर इस वीडियो को देखना। तो आर्टिकल 4 में यही है कि आर्टिकल 2 और 3 को पारित करने के लिए कोई संविधान संशोधन की, बड़ी संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक साधारण बहुमत द्वारा पास किया जा सकता है आर्टिकल 2 और 3 को। ठीक है, अगला है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मैंने बताया है कि आर्टिकल 5 से 11 जो भाग 2 में आते हैं और नागरिकता की चर्चा है इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में यही चर्चा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी कि जब संविधान बना हो और उस समय भारत में रह रहे लोगों को, भारत के उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 5 में ये है कि जब संविधान बन रहा था और उस समय जो भी लोग भारत में थे, उन्हें नागरिकता दी गई थी। आर्टिकल 5 में यही चर्चा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि नए राज्य का प्रवेश या गठन आर्टिकल 3 में है। आप लोग ध्यान दे देकर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसमें। ठीक है, आर्टिकल 2 में नए राज्य का प्रवेश यानी कि भारत के बाहर के राज्यों की बात कर रहा है, और आर्टिकल 3 में भारत के अंदर की बात कर रहा है, भारत के अंदर के राज्य के। ठीक है, और 4 में अमेंडमेंट की। यूएनए से आप लोग जरूर वो वीडियो देखें, मात्र 30 सेकंड में मैंने खत्म किया है। अगला चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। मैंने अभी बताया आपको, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, भाग 2 में है। भाग 2 में है, भाग 2 में जो आर्टिकल 5 से 11 तक चर्चा है। ठीक है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 में जो आर्टिकल 1 से 4 तक चर्चा है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के भाग में चर्चा है, भाग 3 में आपके। और भाग 4 की अगर बात करें तो इसमें है डीपीएसपी। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट, एफआर, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की चर्चा है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। लो भाई, मैंने अभी बताया, क्या बताया, मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में चर्चा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। और भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता की चर्चा। भाग 2 में क्या चर्चा है, नागरिकता की। ठीक है, अभी आप लोगों ने बताया, मैंने बताया। और भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी। ये मैं पूरे आर्टिकल को कंप्लीट करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने बोला ना पहले ही कि 1 से 395 आर्टिकल को, पूरे एक एक आर्टिकल को बारीकी से मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा, तो करूंगा। ठीक है, और आर्टिकल 5, आर्टिकल 3 में तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 4 में डीपीएसपी, और आर्टिकल 5 में है जो संघ की चर्चा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरुआत होता है। जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से शुरुआत होता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है। तो ये जो समानता का अधिकार है वो शुरू होता है आर्टिकल 14 से। मौलिक अधिकार तो स्टार्ट होते हैं, मैंने बताया कि भाग 3 में चर्चा है, जो आर्टिकल 12 से 36 तक
चर्चा है मौलिक अधिकार के, जो 12 से 36 आर्टिकल 12 से 35 तक, सॉरी आर्टिकल 12 से 35 तक चर्चा है भाग 3 के, जो मौलिक अधिकार दिए हैं इसमें। अब भाग 12 की बात करते हैं। तो भाग 12 में चर्चा है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में चर्चा है, जिसमें केंद्र, राज्य, वे सारी कंपनियां जो सरकार के अंश हो, जैसे सरकारी हॉस्पिटल, रेलवे, सरकारी कॉलेज, ये सारी राज्य की परिभाषा में आएंगी। ठीक है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 बताता है कि यदि हमारे मूल अधिकार को, यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है, तो हमारे मूल अधिकार शून्य हो जाएंगे। आर्टिकल 13 में चर्चा है कि अगर हमारे मौलिक मूल अधिकार किसी और के मूल अधिकार को प्रभावित करता है, तो हमारे मूल अधिकार को शून्य कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 में यही बात को ली गई है। और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से स्टार्ट होती है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक चर्चा है। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? आर्टिकल 14 से। और आर्टिकल 15, आर्टिकल अगर 15 की बात करें तो इसमें दिया गया सार्वजनिक स्थलों पर समानता, सार्वजनिक स्थलों पर समानता, यानी कि केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव ना होगा, सबके साथ समानता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता चर्चा की गई है। यानी कि विधि के समक्ष समानता क्या मतलब होता है कि कानून के सामने सब समान है, कानून के सामने सब समान है, कोई गरीब या फिर कोई अमीर हो, सबके साथ समान व्यवहार होगा, समान परिस्थिति में समान व्यवहार। और ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में क्या मैंने अभी बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर, यानी कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में चर्चा है। ठीक है। और आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में जो चर्चा है वो है कि लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में समानता, किसी के साथ भी सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अलग की बात है कि अपने जैसे SC ST के लिए कुछ आरक्षण होती है, तो ये सकारात्मक एक आपके साथ भेदभाव होती है, सकारात्मक भेदभाव, न कि नकारात्मक। सभी के लिए जो नियम बने हैं वो 12th बने हैं कि 12th, अगर कोई फॉर्म आती है कि 12th पर ही उठानी है तो 12th पर ही सबके लिए होगा। ना ऐसा होगा कि SC ST के लिए 10th पर होगा और जनरल वाले को 12th की मान्यता मांगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ SC ST के लिए आरक्षित सीटें दी गई हैं, वो एक सकारात्मक भेदभाव होगी। ठीक है, जो आर्टिकल 16 में चर्चा है। ठीक है। और आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में जो चर्चा है वो अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत की अंत की चर्चा की गई है, जिसे उल्लंघन करने पर 6 माह का जेल या फिर 500 रुपए का जुर्माना लगता है, या फिर दोनों जुर्माना लग जाता है। ठीक है। तो आर्टिकल 17 में जो है वो है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। क्वेश्चन था कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? एक एक आर्टिकल को इसमें, यानी कि एक एक क्वेश्चन में एक एक आर्टिकल को डिफाइन किया गया है। समझ सकते हो आप लोग, सारे आर्टिकल खत्म होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो सारे इस वीडियो में कंप्लीटली होंगे आपके खत्म। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 17 में है, छुआछूत का अंत। ठीक है। आर्टिकल 15 में मैंने बताया
कि सार्वजनिक स्थलों पर समानता। आर्टिकल 16 में मैंने बताया लोक नियोजन में समानता यानी सरकारी नौकरी में समानता। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। अब आर्टिकल 18 की बात करते हैं। 18 जो आर्टिकल 18 में चर्चा है वो उपाधियों का अंत। इसमें जो आर्टिकल 18 में चर्चा है उपाधियों का अंत। और कोई भी विदेशी उपाधि जब हम धारण करेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धारण नहीं कर सकते। कोई भी विदेशी उपाधि धारण करते वक्त राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही धारण हो पाएगी, धारण करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत की चर्चा है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में चर्चा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि उपाधियों की समानता किस अनुच्छेद में है? समाप्ति, सॉरी, उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में? मैंने ही बताया उपाधियों का अंत यानी समाप्ति आर्टिकल 18 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 18 में चर्चा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत मैंने बताया, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 19 में जो है चर्चा है वो चर्चा है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप विचार को बोल, लिख या संकेत द्वारा प्रकट कर सकते हैं, जिसमें प्रेस करने की स्वतंत्रता, शांति की स्वतंत्रता, विरोध का स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, ठीक है, आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 20 की अगर बात करें तो आर्टिकल 20 में जो बात की गई है वो अपराधों के लिए दो सिद्ध के लिए विषय में आरक्षण, अर्थात कि यानी कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक उसे कानून के रूप में गलत ना हो। आर्टिकल 20 में जो चर्चा है उसमें चर्चा है कि उस व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो कानून के नजर में गलत ना हो, ठीक है। तो उपाधियों का समाप्ति किस अनुच्छेद में है? 17 में। आगे क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 में। अभी मैंने बताया आर्टिकल 19 में कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अपने विचार को बोल, लिख या संकेत द्वारा प्रकट कर सकते हैं, जो आर्टिकल 19 में चर्चा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 18 अभी मैंने बताया 18 में क्या थी? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 20 में मैंने बताया कि अपराध के लिए तो यानी कि आपको अपराधी तभी कहा जाएगा जब कानून के नजर में आप गलत होंगे, तभी आपको कोई अपराधी कह सकता है, अन्यथा आप अपराधी नहीं है। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसमें कुछ अन्य अधिकार भी हैं, जैसे निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, मनपसंद विवाह करने का अधिकार। ये सारी अधिकार है जो आर्टिकल 21 में दी गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं आर्टिकल 21, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो भाई, वही क्वेश्चन है कि जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 19 में क्या थी? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में क्या थी? अपराध के लिए दो सिद्ध के विषय में आरक्षण, ठीक है, यानी कि अपराधी अब तभी होंगे जब कानून के नजर में आप गलत होंगे। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में चर्चा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, यानी कि व्यक्ति को गिरफ्तारी के जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार 22 में है, ठीक है। अपने मनपसंद वकील चयन करने का अधिकार 22 में चर्चा है, ठीक है। तो जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार
जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में चर्चा की गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग बिल्कुल डीप से करेंगे, सारे अनुच्छेद को कंप्लीट, सारे आर्टिकल को खत्म करेंगे, आर्टिकल 1 से 394 तक, 95 तक के। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के ए में चर्चा है, यानी 21 के क में चर्चा है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की चर्चा है। आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 आपने देखा, 19 में मैंने बताया ही, 21 मैंने बता ही दिया। प्राणवायु स्वतंत्रता, और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरुद्ध से संरक्षण, ये भी बता ही दिया। ठीक है, आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 से 24 में चर्चा है। आर्टिकल 23 से 24 तक के आर्टिकल में चर्चा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से 28 के में जो चर्चा है वो धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, और 29 से 30 के आर्टिकल में ये चर्चा है संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, इसमें चर्चा है आर्टिकल 29 से 30 तक। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा है आर्टिकल 32 में। आप लोग अगर कॉपी पेन लिए हो तो जरूर नोट करो, सारे मैं जितने भी करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर कॉपी पेन ले सकते हो, पास में हो, तो जरूर लेकर आप नोट कर लो इन सारे जय में जो मैं बोल रहा हूँ। लिख मैं नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसके कारण मैं आप लोगों को लिख कर नहीं बता पा रहा हूँ, या फिर पेन टाइप वगैरह नहीं है। मैं ऐसे ही बोलकर आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप नोट कर सकते हो। आप अपने कॉपी पेन से नोट कर लो कॉपी पर जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूँ। ये आर्टिकल मैं बता ही रहा हूँ कि आर्टिकल 1 से 395 तक के आर्टिकल, पूरे आर्टिकल को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो आप लोग जरूर इस आर्टिकल को, इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पूरे अपने आर्टिकल को एक ही वीडियो में खत्म कर ले, और वो भी डीप से। ठीक है, तो अगर आप पेन लिए हो तो जरूर नोट करो कॉपी पर अपने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? ये चर्चा की गई है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध की चर्चा आर्टिकल 24 में चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 24 में कि 14 वर्ष से कम बालक को कारखाने या खाने आदि में प्रतिबंध लगाया गया है, यानी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिषेध जो है आर्टिकल 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम बालकों को कारखाने या खाने में प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 में क्या बोला है? बाल श्रम पर प्रतिबंध यानी प्रतिषेध, निषेध, जो आर्टिकल 24 में चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 23 में चर्चा है कि बालक श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम या बेगारी बिना वेतन पर प्रतिबंध। आर्टिकल 23 में जो चर्चा है बालक श्रम की, यानी जबरदस्ती श्रम कराने की, या फिर बेगारी बिना वेतन के कार्य कराने की, उस पर प्रतिबंध लगाई गई है।
जो आर्टिकल 23 में चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 23 में चर्चा है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के समय बाल श्रम या बेगारी कराया जा सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के समय में। अन्यथा ऐसे आपके साथ कोई बाल श्रम या बेगारी नहीं कराएगा। इस पे प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 में जो चर्चा है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में जो चर्चा है अंतःकरण से, यानी कि किसी धर्म को मानने या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना मान सकता है, अपना सकता है, बिना कोई अवाद के। वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करे, उसको ये स्वतंत्रता है। इसमें हिंदुओं को टीका रखने या मुस्लिम को दाढ़ी रखने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में की गई है चर्चा। ठीक है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म के धार्मिक संस्थानों पर यज्ञ, हवन, सड़कों पर नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल 26 से दी गई है। ठीक है, धार्मिक कार्य का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आगे आगे क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभी मैंने बताया धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि कोई भी आप धर्म को अपना सकते हो, या फिर आपकी मर्जी, आप किसी भी धर्म को ना अपनाओ, इसके लिए आपको स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 25 में चर्चा की गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल 19 में मैंने बता ही दिया, आर्टिकल 21 में बता ही दिया, आर्टिकल 32 में मैंने भी बताया अभी कि संवैधानिक उपचार की चर्चा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? ये चर्चा की गई है 29 से 30 में। आर्टिकल 29 से 30 में चर्चा की गई है अल्पसंख्यकों के अधिकार को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 29 से 30। अल्पसंख्यकों के अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 में नहीं बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। 32 से 35 संवैधानिक उपचार जो 32 में दी गई है, और 36 से 51 जो चर्चा है वो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, जो भाग 4 में दी गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। संविधान के रक्षक यानी आपके साथ आपके मौलिक अधिकार का हनन हो या आपके साथ गलत हो, तो आप उच्चतम न्यायालय जाकर संविधान के आर्टिकल के जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं उसके लिए आप अपील कर सकते हो उच्चतम न्यायालय में जाकर, अपने संविधान का रक्षक कर सकते हो। जो उच्चतम न्यायालय में जो रक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, राष्ट्रपति की चर्चा करें तो राष्ट्रपति की चर्चा जो है आर्टिकल 72 में है, सॉरी 52 में है, और संसद की चर्चा आर्टिकल 72 में की गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने बताया आर्टिकल कितने में है? 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में की गई है चर्चा। ठीक है, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में बोला गया कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, यानी अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार आपकी शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन की जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 30 में की गई है। 31 की अगर बात करें तो इसमें संपत्ति का अधिकार जो अब कानूनी अधिकार हो गया है, और आर्टिकल 300 के कॉम में जोड़ दिया गया है।
ठीक है? संपत्ति का अधिकार की जो चर्चा थी आर्टिकल 31 में थी, लेकिन अब इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया है, जो अब कानूनी अधिकार हो गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें कहा है? सी को। ये इसका करेक्ट आंसर 33। आर्टिकल 33 जो है ये बोलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में फंडामेंटल सीमित किया जा सकता है जब सशस्त्र बल व अर्धसैनिक बल यानी पुलिस कर्मियों को इसमें ज्यादा दिया जा सकता है पावर, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है, जो आर्टिकल 33 में चर्चा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का निलंबन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार का निलंबन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार का निलंबन जो है वो आर्टिकल 52 में भी है, आर्टिकल 352 में भी है, आर्टिकल 358 में भी है, आर्टिकल 359 में, यानी कि उपयुक्त सभी में है। ठीक है, उपयुक्त सही में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में चर्चा है, यानी कि डीपीएसपी किस भाग में चर्चा है? मैंने बताया आर्टिकल 4 में चर्चा है इसकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी किस भाग में चर्चा है? आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 3 में जो चर्चा है फंडामेंटल राइट की चर्चा है, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, अभी मैंने उसी पर आप लोगों को सब बता चुका है इसमें। और आर्टिकल जो 4 के ए में चर्चा है वो मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी की चर्चा है। एफडी बैंक वाली नहीं, ये मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है। ठीक है, जो आर्टिकल 4 के ए में चर्चा है। और आर्टिकल 5 में यूनियन की संघ की चर्चा है, यूनियन की। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में चर्चा है? आर्टिकल 4 में चर्चा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में चर्चा है? इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 44 में है। समान नागरिक संहिता की जो चर्चा है आर्टिकल 44 में चर्चा है, यानी कि राइट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें यानी कि विवाह और तलाक की शर्त सभी धर्म के लिए समान होंगे, समान नागरिक संहिता। ठीक है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में राज्य में ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा है। गांधी जी, जिसमें गांधी जी ने ग्राम पंचायत को बोला था कि होने चाहिए, और अम्बेडकर जी बोले थे कि नहीं, इससे बहुत ज्यादा सही नहीं है, नेता ही, समझ रहे हैं आप लोग मेरे मतलब कहने का। तो आर्टिकल जो 40 में चर्चा है वो चर्चा है राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा जो है आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 42 की बात करें तो आर्टिकल 42 में है कि राज्य कम की न्याय संगत मानवीय सदस्य दशाओं का प्रावधान करेगा। यानी कि मानवीय परिस्थिति जैसे साफ जगह, साफ हवा, पानी, ये मातृत्व राहत देगा। ठीक है, आर्टिकल जो 42 में चर्चा है। और आर्टिकल 44 में मैंने बताया कि समान नागरिक संहिता यानी कि विवाह एवं तलाक के शर्त सभी धर्म के लिए समान होंगे। और आर्टिकल 45 में जो चर्चा है उसमें यह चर्चा है कि सभी बच्चों को जो 6 से कम उम्र के हैं, जो 6 वर्ष से कम के हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, आर्टिकल जो 45 में चर्चा है कि 6 से कम वर्ष के बच्चों को
स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 45 में चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने बताया। क्या बताया? अनुच्छेद 40 में है। राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन, यानी ग्राम पंचायतों का उल्लेख आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में क्या है? तो आर्टिकल 39 में जो चर्चा है, इसमें चर्चा है कि राज्य विशेष रूप से नीतियों को सुरक्षित संचालन, जैसे सभी नागरिक को जीविकोपार्जन का साधन, प्रत्येक नागरिक समान रूप से अधिकार, भौतिकी संसाधन यानी खनिज, पेट्रोल, धातु के पर नियंत्रण समान संपूर्ण समाज भलाई के लिए करेगा। आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 41 में मैंने बताया बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमार, विकलांग के प्रावधान के साथ ही शिक्षा व सहायता पाने का अधिकार की चर्चा है। इसमें बेरोजगारी भत्ते, वृद्धा पेंशन जैसे एग्जाम्पल के लिए आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 41 में चर्चा है बेरोजगारी, बुढ़ापे और विकलांग के प्रावधान से संबंधित है। और आर्टिकल 42 है कि राज्य के न्याय संगत मानवीय परिस्थिति जैसे साफ हवा, साफ जगह, पानी, ये आर्टिकल 42 में चर्चा है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग से है? जो मौलिक कर्तव्य है वो किस भाग में चर्चा है? तो ये 4 के ए में चर्चा है। मौलिक कर्तव्य जो जिसकी संख्या 11 है। ठीक है, 10 थी मूल, लेकिन 11वां नया जुड़ा हुआ है। अब आर्टिकल भाग 3 में क्या चर्चा है? फंडामेंटल राइट की। और भाग 4 में क्या चलता है? डीपीएसपी की। और 4 के ए में मौलिक कर्तव्य की और 5 में संघ की चर्चा है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है वो 11 है। लेकिन यही अगर पूछता है कि मूल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्य की मूल संख्या कितनी थी, तो वो थी 10। लेकिन अभी वर्तमान में 11 है। ठीक है, और ये जो जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में चर्चा है? जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है वो किस भाग में है? मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि वो भाग 5 में चर्चा है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा है। और भाग 6 में बात करें तो भाग 6 में जो चर्चा है वो राज्य की चर्चा है। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, नामांकन द्वारा होता है, मनोनयन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता सीधे वोट नहीं करती राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में। ठीक है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होती है राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये लिया गया है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो ब्रिटेन से ली गई है।
ब्रिटेन से किसकी पद ली गई है? राष्ट्रपति की पद। राष्ट्रपति की जो पद ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के नेता होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति या जनता के प्रति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद में कितने सदन है? संसद में कितने सदन है? सदन की बात करें तो 2 है, लेकिन यही अंग की बात करें, संसद के अंग की, तो 3 है। सदन लोकसभा और राज्यसभा, और अंग की बात करते तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, जो हर 5 साल पर भंग हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, क्यों आखिर अस्थायी सदन है? राज्यसभा अस्थायी सदन है, मैंने भी बताया कि लोकसभा अस्थायी सदन है क्योंकि 5 साल पे वो भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि यह भंग नहीं होता है। वो भंग हो जाने के कारण 5 सालों पर अस्थायी सदन था, और ये अस्थायी सदन है क्योंकि ये भंग नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए यानी कि यह भंग नहीं होता है, इसलिए यह अस्थायी सदन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किसे है? न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किसके पास है? किसे है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है न्यायिक पूर्वालोकन की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो करते हैं, नियुक्ति की बात कर रहा है। ये नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा इनकी होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका की प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या विधानसभा के अध्यक्ष? तो कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका की अगर बात कर रहा है तो राज्यपाल होंगे प्रमुख। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? इनका भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति होता है। न्यायाधीश वो सुप्रीम कोर्ट के हो या फिर हाई कोर्ट के हो, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस संशोधन से आया है? पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा आया है? कि ये 73वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिकाएं किस संशोधन से जुड़ी है? नगरपालिका किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो नगरपालिका जो जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। नगरपालिका जो जोड़ी गई है 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ी गई है, जो 12वीं अनुसूची में चर्चा इसकी है, जिसके अंतर्गत 18 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है। और पंचायत से पिछला जो क्वेश्चन है पंचायत, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो 1992 में जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इसमें अगर विषय की संख्या बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछे जाते हैं। इसमें जो विषय की चर्चा है वो 29 विषय इसमें शामिल है पंचायती राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पता ही, नगरपालिका में इसमें विषय की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की जो चर्चा है वो किस अनुच्छेद में की गई है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की जो चर्चा है वो किस अनुच्छेद में की गई है? तो कैग की जो चर्चा है वो की गई है आर्टिकल 148 में। 148 में कैग की चर्चा की गई है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? यानी कि निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा है। निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है आर्टिकल 324 में की गई है। सॉरी, 324 में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? यह है भाग 18 में। जो आपातकालीन से संबंधित है वो प्रावधान आर्टिकल भाग 18 में चर्चा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 360 में या फिर आर्टिकल 356 में? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो चर्चा है वो चर्चा है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? राष्ट्रपति अनुशासन की जो चर्चा है वो की गई है 356 में, आर्टिकल 356 में की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। राष्ट्रीय शासन की जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 356 में की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? यानी कि वित्तीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है?
आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 358 में या फिर आर्टिकल 360 में। तो वित्तीय आपातकाल की जो चर्चा की गई है वो की गई है आर्टिकल 360 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की भाषा से संबंधित भाग कौन सा है? संविधान की भाषा से संबंधित भाग कौन सी है? तो भाषा से संबंधित भाग कौन सी हो जाएगी आपकी? भाग 17। भाग 17 जो है राज्य भाषा से संबंधित, राज्य भाषा से संबंधित है आर्टिकल भाग 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा है, यानी इमरजेंसी की चर्चा है, आपात उपबंध की चर्चा है भाग 18 में। अगला बात करें, अगला है कि आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो चर्चा है वो है प्रकीर्णन, ज्ञान मिसलेनियस की चर्चा है इसमें। ठीक है, मिसलेनियस की व्याख्या बातें की गई है। अगला 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। भाग 20 में जो है वो 20 में संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य भाषा की, ये ध्यान रखिएगा, राज्य भाषा की जो की है वो भाग 17 में चर्चा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राज्य भाषा क्या है? राज्य भाषा संविधान के यानी संवैधानिक रूप से राज्य भाषा क्या है जिसे संवैधानिक मान्यता मिली है? हिंदी है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है या फिर हिंदी अंग्रेजी दोनों है या संस्कृत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है राज्य भाषा जिसे संवैधानिक दर्जा मिला है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया की है चर्चा, वो चर्चा है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 368। और 352 की बात करें तो आर्टिकल 352 में आपको आपात का उद्घोषण, आपात की उद्घोषण की चर्चा मिलेगी। और आर्टिकल 356 की बात करें तो आर्टिकल 356 में जो चर्चा है वो है कि राज्य में सर्वाधिक तंत्र में विफल हो जाने के दशा में उपबंध। ठीक है, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 की अगर बात करें तो आर्टिकल 370 में जो चर्चा है वो चर्चा है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है वो संबंधित है भाषाओं से। ठीक है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है वो संबंधित है भाषाओं से, जिसमें प्रारंभ में भाषाएं थी 14, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो ये इसमें 22 भाषाएं की चर्चा है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जिसे संवैधानिक मान्यता मिली है। तो आर्टिकल 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? लो भाई, अभी मैंने बताया कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, लेकिन प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा की चर्चा है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां होती है। केंद्र सूची आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां का इसमें 7वीं अनुसूची में चर्चा है। संघ सूची में केंद्र की आती है, राज्य सूची में राज्य की चर्चा है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों की चर्चा है। ठीक है,
अगर विषय की बात करें तो संघ सूची में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। संघ सूची के अगर विषय की बात करें तो प्रारंभ में 97 थी, लेकिन वर्तमान में 98 हो गई है। और राज्य सूची में अगर विषय की बात करें तो 66 थी, लेकिन वर्तमान में 59 हो गई है घटकर। और समवर्ती सूची में विषय की संख्या 66 थी, लेकिन अब 59 हो गई है वर्तमान में। ठीक है, तो ये विषय की पूछी जाती है कि राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में कितने विषय है वर्तमान में, ये पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन आज दे रहते हैं हर एग्जाम में, तो आप इस बात को जरूर नोट कर ले कॉपी पर। ठीक है, पांचवी अनुसूची की अब बात करें तो पांचवी जो अनुसूची है इसमें चर्चा है कि इस अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, चर्चा है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा है, उल्लेख है। ठीक है, छठवीं अनुसूची में जो चर्चा है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की चर्चा है। ठीक है, सातवीं अनुसूची मैंने बताया ही कि आपको संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा का चर्चा है। आठवीं अनुसूची में पिछले मैंने बताया कि भाषाओं की चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची भी सातवीं अनुसूची में आते हैं। मैंने अभी बताया कि 3 सूचियां होती है सातवीं अनुसूची में। 3 सूचियों की व्याख्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें समवर्ती सूची की विषय की संख्या 66 थी, लेकिन वर्तमान में 59 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सातवीं अनुसूची। छठी अनुसूची में मैंने बताया कि इसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र की प्रशासन की चर्चा है। और आठवीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है। और नौवीं अनुसूची में जो आर्टिकल 31 के क है, जो जोड़ी गई भूमि सुधार के लिए संबंधी कानून, वो इसमें चर्चा है नौवीं अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? अवशिष्ट सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अलावा एक अवशिष्ट सूची होती है, अवशिष्ट शक्तियां जिसे कहते हैं। इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों में न हो। जैसे एग्जाम्पल ले ले, साइबर क्राइम, साइबर कानून जो है वो अवशिष्ट सूची में शामिल होते हैं। और इस किसके पास शक्तियां होती हैं? केंद्र के पास। इसकी अवशिष्ट सूची की जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध किस भाग में वर्णित है? यानी कि केंद्र राज्य जो है वो किस भाग में चर्चा की गई है? ये जो की गई है आर्टिकल भाग 11 में चर्चा की गई है केंद्र और राज्य के बीच मध्य संबंध को। केंद्र और राज्य संबंध किस भाग में? भाग 11 में चर्चा की गई है। और भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है भाग 10 में। और भाग 12 की बात करें, भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय की विवाद की चर्चा है। ठीक है, अगला भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र, वित्तीय व्यापार तथा समागन्य से चर्चा इसमें की गई है भाग 13 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है? आर्टिकल भाग 11 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर राज्य परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अंतर राज्य परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अंतर राज्य परिषद का जो उल्लेख है वो उल्लेख है आपके 263 आर्टिकल 263 में अंतर राज्य परिषद का उल्लेख है। ठीक है, अंतर राज्य परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 263 में। अगर यही बात करें 262 की, आर्टिकल 262 की, तो 262 में है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूने की जल संबंधित विवाद का न्याय निर्णय की चर्चा है। ठीक है, 262 में। और 264 की बात करें तो 264 में निर्वाचन की चर्चा है, निर्वाचन की चर्चा की गई है। 265 में विधि के प्रतिकार
बिना करों का अधिरोपण ना किए जाना, इसमें जो चर्चा है 265 में चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 265 या आर्टिकल 268? तो कर लगाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद आर्टिकल 265 में दी गई है, 265 में चर्चा की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल सी 265। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? मैंने अभी बताया वित्त से संबंधित प्रावधान भाग 12 में है, भाग 12 में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भाग 12। वित्त से संबंधित प्रावधान भाग 12 में है। भाग 11 की बात करें तो इसमें संघ और राज्य के मध्य संबंध की चर्चा है। भाग 13 की अगर बात करें तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन की चर्चा है। और 14 की बात करें तो 14 में संघ तथा राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा है, भाग 14 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग किसकी ओर से लेखा परीक्षक करता है? कैग किसकी ओर से लेखा परीक्षक करता है? राष्ट्रपति की ओर से। राष्ट्रपति की ओर से जो कैग है वो लेखा परीक्षक करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवाओं से संबंधित भाग कौन सा है? सिविल सेवाओं से संबंधित भाग कौन सा है? यह भाग है आपके 14। 14 जो भाग है वो सिविल सेवाओं से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल भाग 14। ठीक है। भाग 13 की अगर बात करें तो 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के बारे में बताया है। भाग 15 की बात करें तो 15 में निर्वाचन की चर्चा है। ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है। और भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों से संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा इसमें की गई। कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध इस भाग 16 में चर्चा की गई है। ठीक है। तो सिविल सेवा किस संबंधित भाग में? भाग 14 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद में है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 312 होगा, डी। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की चर्चा है। ठीक है। ये अगर बात करें आर्टिकल 308 की तो 308 में निर्वाचन की चर्चा है। मैंने बताया आप लोगों को कि निर्वाचन की चर्चा है। आर्टिकल 309 में संघ या राज्य की सेवाओं करने वाले व्यक्ति के भत्ती और सेवाओं की शर्त की चर्चा है। आर्टिकल 310 में संघ या राज्य की सेवाएं करने वाले व्यक्ति की पदावधि की चर्चा है। ठीक है। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 312 में। चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है? निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है? निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है? 15। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित की चर्चा की गई है। ठीक है। जो आर्टिकल 324 से 329 का तक चर्चा की गई है। आर्टिकल भाग 15 की। ठीक है। 14 में मैंने बताया ये संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं की चर्चा है। 15 में ये आपके निर्वाचन से संबंधित चर्चा है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा है। और 17 में राज्य भाषा की चर्चा है, जो आर्टिकल 343 से 351 तक उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क माता अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वयस्क माता अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में वयस्क माता अधिकार का उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 326। ठीक है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित भाग कौन सा है? अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित भाग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 मैंने अभी बताया, कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध, तो आर्टिकल 16 में चर्चा है। आर्टिकल 15 में बताया निर्वाचन की चर्चा है। आर्टिकल 17 में राज्य भाषा की चर्चा है। और आर्टिकल 18 में आपात उपबंध की चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेष उपबंध यानी SC ST एंग्लो इंडियन किस भाग में है, यानी किस भाग में चर्चा है? SC ST एंग्लो का किस भाग में चर्चा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में विशेष उपबंध की चर्चा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16, जो भाग 16 जो आर्टिकल 330 से 340 तक के बीच की चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल 16 में जो चर्चा की गई है, विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। जो आर्टिकल की अगर बात करें तो 330 से 342 तक में चर्चा है। 15 में मैंने बताया ही, 15 में निर्वाचन की चर्चा है, 17 में राज्य भाषा की चर्चा है और 18 में आपात उपबंध की चर्चा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य भाषा से संबंधित भाग कौन सा है? तो राज्य भाषा से मैंने बताया कौन सा भाग है, 17, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भाग 17 जो है राज्य भाषा से संबंधित है। राज्य भाषा से भाग 17 संबंधित है। 16 की बात करें तो कुछ विशेष उपबंध दिए हैं कुछ वर्गों के लिए, और 17 में राज्य भाषा की चर्चा है, 18 में आपात उपबंध की चर्चा है और 19 में मिसलेनियस की चर्चा है। ठीक है, प्रकरण की चर्चा की गई है भाग 19 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला है कि आपात उपबंध किस भाषा में है? आपात उपबंध किस भाग में है, सॉरी, आपातकालीन उपबंध किस भाग में चर्चा की गई है? आपातकालीन उपबंध की चर्चा किस भाग में की गई है? आर्टिकल भाग 18 में। ठीक है, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध की चर्चा की गई है। मैंने अभी बताया आपातकालीन के उपबंध की चर्चा भाग 18 में की गई है। और 17 में राज्य भाषा की, 19 में प्रकरण मिसलिनियस की और 20 में संविधान संशोधन की चर्चा है। तो आपातकालीन उपबंध की इस भाग में चर्चा है भाग 18 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? संसद द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो संसद द्वारा संविधान संशोधित की जो है शक्ति वो आर्टिकल 368 में की गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की शक्ति की चर्चा की गई है। कौन से आर्टिकल में? 368 में। आर्टिकल 352, अगर आर्टिकल 352 की बात करें तो आर्टिकल 352 में आपात की घोषणा की चर्चा है। और दूसरा आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में जो चर्चा है वो राज्य में सर्वाधिक तंत्र के विफल होकर जाने के दशा में उपबंध है। 360 में, आर्टिकल 360 में वित्तीय आयत के बारे में उपबंध की चर्चा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट संसद द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 368 में करेक्ट आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का जो अंतिम अनुच्छेद है वो है 395। 395 अनुच्छेद की अंतिम संख्या है। ठीक है,
अंतिम अनुच्छेद की संख्या जो है 395 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? संविधान में जो 9वीं अनुसूची है उसका उद्देश्य क्या है? जो 9वीं अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची में आपके जो जोड़ा गया वो है न्यायिक समीक्षा से बचाओ, न्यायिक समीक्षा से बचाना। 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से बचाने की चर्चा है। जो आर्टिकल 21 का, यानी कि जो आर्टिकल 21 का क जोड़े गए थे इसमें भूमि सुधार न्यायिक संबंधित कानून, इसमें कानून के न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं दी जाती थी, नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस अनुसूची के अंतर्गत कोई भी अधिनियम यदि मौलिक अधिकार को उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? न्यायिक समीक्षा से बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? तो संविधान लागू होने की जो तिथि थी वो थी 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस टाइम सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? सच्चिदानंद सिन्हा। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो दूसरी संविधान सभा की बैठक में चुने गए थे, दूसरी बैठक में चुने गए थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के दूसरी बैठक हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान की दूसरी बैठक में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो समितियां बनी थी प्रारूप कमेटियां, उसके अध्यक्ष कौन थे संविधान के? प्रारूप समिति की अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहते हैं। तो समितियां के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितनी अनुसूची है? अगर अनुसूची की बात करें तो संविधान में वर्तमान में अनुसूची जो है वो 12 है। ठीक है, वर्तमान में अनुसूची 12 है, लेकिन मूल अनुसूची पूछता मूल अनुसूची कितनी थी, तो वो 8 थी। मूल अनुसूची कितनी थी? 8 थी। लेकिन ये पूछ रहा है कि अनुसूची कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? लो, क्वेश्चन आ ही गई। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 6। संविधान की प्रस्तावना में 6 आदर्श का उल्लेख है। ठीक है, 6 आदर्श का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष है शब्द, वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द जुड़ा है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता का स्रोत क्या है? जो भारत की जो आपकी प्रस्तावना में उल्लेख है संप्रभुता, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत क्या है? जनता। श्रोता जो है संप्रभुता की जनता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो किस देश से ली गई है संविधान में? तो संविधान में जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो कनाडा से ली गई है। कनाडा से, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, कनाडा। कनाडा से संविधान की संघीय व्यवस्था को ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता जो ली गई है, हमारे देश में एकल नागरिकता है, तो इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी कि एकल नागरिकता के मतलब कि हम केवल देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी है, न कि नागरिक है। तो एकल नागरिकता का अर्थ ये कि एकल नागरिकता, क्वेश्चन में पूछा गया कि एकल नागरिकता किस देश से आखिर ली गई थी? एकल नागरिकता किस देश से ली गई थी? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से ली गई है? यानी कि डीपीएसपी जो ली गई है वो किस देश की संविधान से ली गई है? ये ली गई है आपके आयरलैंड से। आयरलैंड से डीपीएसपी ली गई है। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड से ले गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से ली गई है? फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो ली गई है रूस से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रूस। जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 289। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 289 सदस्य की संख्या थी संविधान सभा में। ठीक है, आप एक कमेंट में बताओ कि संविधान सभा में हस्ताक्षर कितने लोग किए थे? संविधान सभा में लास्ट बैठक में कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? संविधान पूरे बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। पूरे संविधान बनने में जो समय लगे थे वो लगे थे 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे पूरे संविधान को निर्माण होने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 साल 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान पर कुल कितने हस्ताक्षर हुए थे? लो आ ही गई। संविधान में कुल कितने हस्ताक्षर किए थे? 292 लोग। 292 लोग हस्ताक्षर किए थे संविधान पर कुल। इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, होना चाहिए 284। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 284। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, इसमें मेरे को डाउट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? संविधान की जो मूल प्रति है वो किस भाषा में है? ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। मूल प्रति दोनों भाषाओं में है मूल प्रति इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? यानी कि संविधान बन तो गया है लेकिन इसके संरक्षक किसे कहा जाता है? इसके संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक होता है। मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन, देखो रिपीट है क्वेश्चन ये। इसका संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग किस निर्णय में माना गया? प्रस्तावना को संविधान का अंग किस निर्णय में माना गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
केशवानंद भारतीय केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। केशवानंद भारतीय केस जो हुआ उसमें बताया गया कि संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का मूल अंग है, ठीक है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा गया है? तो मूल संरचना जो सिद्धांत जुड़ा गया है वो केशवानंद भारतीय केस से ही जुड़ा गया है, ठीक है। मूल संरचना सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की सीमाएं किस सिद्धांत से जुड़ी है? जो संविधान संशोधन की सीमा है वो किस सिद्धांत से जुड़ी है? वो जुड़ी है आपके मूल संरचना से, संविधान संशोधन की मूल संरचना से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? कभी नहीं, केवल युद्ध में, आपातकाल में, राष्ट्रपति की इच्छा से। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के टाइम, बस आपातकाल के टाइम मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21 का विस्तार किसके द्वारा किया गया? जो आर्टिकल 21 का विस्तार है वो किसके द्वारा किया गया? ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है विस्तार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? जो लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में लोकसभा के आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 330। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभाओं में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभा में आरक्षण की चर्चा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 332। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे लंबा भाग किसे कहा जाता है? तो संविधान का सबसे लंबा भाग किसे कहा जाता है? आर्टिकल 5 को। आर्टिकल जो 5 है उसे संविधान का सबसे लंबा भाग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? भाग 7। भाग 7 संविधान का सबसे छोटा भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। तो हमारे 1 से 95 395 तक के पूरे आर्टिकल कंप्लीट हुए इस वीडियो में, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लो तो आपके माइंडसेट में आ जाएगी, और एक कॉपी पेन ले लो, अगर आप लिख लो तो और भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। मैं जितना बोल रहा हूँ, मैं लिख तो नहीं सकता, लेकिन बोल रहा हूँ जितना, उतना अगर आप कॉपी पर नोट कर ले और उसको रिवीजन कर ले तो आपको पूरे जो 394 तक के 95 तक अनुच्छेद है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भाई, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को प्यार दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि लोग उन्हें भी 300 ये सारे अनुच्छेद एक वीडियो में मिल पाए, ठीक है। तो आज बस इतना ही, चलते हैं फिर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।